brought to you by Sensodyne K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 7 जनवरी की सुबह तिब्बत, नेपाल और भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता नापी गई 7.1। केंद्र था तिब्बत के शहर तिगरी में। यह शहर माउंट एवरेस्ट से करीब 80 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर बसा है। ये तिब्बत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका भी है। चीनी न्यूज एजेंसी CCTV के मुताबिक अब तक 126 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 188 लोग घायल हैं। ये सभी लोग तिब्बत से ही हैं। नेपाल या किसी और इलाके में किसी की मौत की खबर अभी तक नहीं आई है। नेपाल में भूकंप की वजह से तिब्बत बॉर्डर के पास एक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया। शुक्र है कि उस वक्त उस इमारत के भीतर कोई नहीं था। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था कि एपिसेंटर यानी केंद्र और उसके आसपास की 80 किलोमीटर की जमीन करीब 5 फीट खिसक गई। इस घटना के बाद भी कम तीव्रता के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 8 जनवरी की सुबह 8 बजे तक 4.4 मैग्नीट्यूड के करीब 500 झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाके में करीब 3600 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें से कुल 80,000 लोग इनमें कुल रहते थे। आसपास के इलाकों से भी 30,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है भूकंप की वजह से। क्षतिग्रस्त घरों के मलबे दूर दूर तक फैले हुए हैं। लोगों की तलाश, जो मिसिंग लोग हैं, उनकी जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 400 से भी ज़्यादा लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि और कितने लोग फंसे हुए हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मलबे से भरा यह इलाका कंबोडिया देश के जितना बड़ा है। वहाँ फंसे हुए लोग शून्य से भी कम तापमान का सामना कर रहे हैं। ऊंची ज़मीनों पर यह तापमान -18 डिग्री तक गिर जा रहा है। ऐसे में लोगों को हाइपोथर्मिया की चपेट में आने का भी खतरा है। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाना। हालात ऐसे हैं कि जिंदा बचे लोगों के पास सिर्फ 5 से 10 घंटे का समय रह गया है। इससे ज़्यादा वक्त तक वो भी ये तापमान नहीं झेल सकेंगे। ऐसे में करीब 1800 बचाव कर्मियों और 1600 सैनिकों को बचाव के लिए तैनात किया गया है। दुनिया के एक और हिस्से में प्राकृतिक आपदा के चलते आफत मची हुई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये शहर अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में बसा हुआ है। ये शहर इस वक्त भीषण आग की चपेट में है। आग तेज हवाओं की वजह से जंगलों से रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है। आलम यह है कि 10 एकड़ के दायरे में लगी आग कुछ ही घंटों में तकरीबन 2900 एकड़ के इलाके में फैल गई है। इसकी वजह से लॉस एंजलिस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं। करीब 1400 फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। इसलिए लोगों को निकालने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को बचाने पर आसपास के शहरों को खाली कराया गया है। करीब 30,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। जो इलाका आग की सबसे ज़्यादा चपेट में है वो है पैसिफिक पैलिसेड्स। यहाँ ज़्यादातर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। ये इलाका इस तरह की आग के लिए बहुत प्रोन भी है। यहाँ सांता एना विंड्स नाम की हवाएं चलती हैं। ये तेज़ और ड्राई यानी सूखी हवाएं हैं। इनकी गति करीब 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस हवा में ड्राइनेस ज़्यादा और वातावरण में ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से आग लगने की और उसके तेज़ी से बढ़ने के लिए ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है। इन हवाओं को लेकर अधिकारियों ने पहले ही वार्निंग्स, चेतावनी जारी कर दी थी और बचाव कर्मी भी तैनात कर दिए गए थे। हमने तिब्बत में आए भूकंप और लॉस एंजलिस की आग पर एनवायरमेंटलिस्ट और पत्रकार डॉक्टर सीमा जावेद से बात की। पूछा कि क्या इस तरह की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन वजह है। देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है इन घटनाओं को और अधिक जो है इंटेंस बना देता है। ये नहीं है कि घटना के पीछे कोई रिश्ता जलवायु परिवर्तन की वजह से ही आग लगी, नहीं, बगैर जलवायु परिवर्तन की वजह से 2024 जो है सबसे सूखा वर्ष रहा, बहुत गर्म। यानी जो धरती की गर्मी थी, ये तय है कि 2024 हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इसने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सेल्सियस के ऊपर पार कर दिया। अब इस गर्मी के जो अपने एक जंगलों में जो इसके जो असरात हैं, वो जाहिर सी बात है गर्मी के सामान्य हो तो और बात है, और इंटेंस गर्मी के होंगे तो वो पत्तियां ज्यादा सूख गई, जंगल ज्यादा सूख गए, उसमें मॉइस्चर एकदम नहीं रहा, तो जो आग लगेगी उसकी भीषणता जो है वो बढ़ जाएगी। और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि वहां पे जो विंड चल रही है इस वक्त,
वो मतलब 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा या इसके आसपास है, जिससे ये आग बहुत तेजी से और भयानक रूप से फैल रही है। इसी तरह नेपाल और तिब्बत की बात करें तो ये हिमालय का जो अपर हिमालय रीजन है, हमेशा से ये टेक्टोनिक प्लेट पे ही है, यानी भूकंप के प्रति संवेदनशील है, वनरेबल है। और क्लाइमेट चेंज इसको और इंटेंसिफाई कर देता है। इंटेंसिफाई इसलिए कर देता है कि स्नो फॉर्मिंग कम होती है, जब स्नो कम बनती है तो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं उस पर असर कर रही है, क्योंकि यहीं यारलंग रिवर भी है इसी रीजन में, जिसपे चाइना अपना एक मेगा डैम बना रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन और इतने संवेदनशील क्षेत्र में जो है, जो भी विकास के काम होने चाहिए उसमें बहुत ज्यादा पर्यावरण कारकों का अध्ययन और उनको नजर में रख के होने चाहिए। कोई भी विकास जो है अगर इतने वनरेबल रीजन में किया जाता है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट्स बढ़ेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब नेपाल और तिब्बत रीजन में ऐसा अर्थक्वेक आया। इससे पहले भी पिछले साल भी ऐसा हुआ था, और काठमांडू वगैरह की तरफ आया था, और तब बहुत तबाही मची थी। और इससे सबक लेने की जरूरत है, और इसके बावजूद जो चाइना है उसका मेगा डैम प्रोजेक्ट चलता चला जा रहा है। हालांकि इंडिया ने उस पर बहुत आपत्ति भी की है कि हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो कैसे जाएगा, क्या होगा, इन सब बातों के लिए। मगर सबसे पहली बात यह है कि एक इतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम में जो इतना नाजुक और पर्यावरणीय इकोसिस्टम है, उसमें आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें कितने पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात लगातार हिमालय रीजन के लिए, विशेष करके अपर हिमालय रीजन के लिए कही जा रही है। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 6 जनवरी को भारत आए थे। ये सुलिवन का अमेरिकी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर आखिरी दौरा था। वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और हमारे एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले। सुलिवन ने भारत में एक अहम बयान दिया था। कहा था कि अमेरिका जल्द ही इंडियन साइंटिफिक और न्यूक्लियर एंटिटीज को प्रतिबंधित लिस्ट से बाहर कर देगा, यानी इन पर लगे सैंक्शंस को हटा देगा। और अमेरिका इस प्रोसेस को पूरा करने के आखिरी चरण में पहुंच भी गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इस करार में एक रुकावट आ रही थी। दोनों देश ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही ऑपरेटर की होगी या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले की। इस स्पेसिफिक केस में ऑपरेटर भारत रहता और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला देश होता अमेरिका। सुलिवन का कहना है कि अब इस उलझन को भी दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा लिए गए हैं। एक बार ब्रीफ में भारत अमेरिका न्यूक्लियर साझेदारी पर भी नजर डाल लेते हैं। मई 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने इसको रोकने की कोशिश की उस वक्त। इसके बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इससे दोनों देशों में तल्खी बढ़ गई थी। मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत की 200 से ज्यादा कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। मार्च 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। उन्होंने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का भरोसा दिया। 9/11 के हमले के बाद भारत ने अमेरिका को सहयोग देने की बात कही। इसके तुरंत बाद जॉर्ज बुश की सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध कम कर दिए थे। जुलाई 2005 में भारत अमेरिकन न्यूक्लियर डील का मसौदा तैयार हुआ। इसके तहत भारत ने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अलग करने पर सहमति दे दी। 2007 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ एक समझौता किया। इसके तहत भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सप्लाई को मंजूरी मिली थी। फिलहाल अमेरिका ने भारत के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के 4 एंटिटीज और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर पाबंदी लगा रखी है। सुलिवन के बयान के बाद ऐसी उम्मीद जगी है कि ये सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगा दिए थे। ऐसे में अब सुलिवन के बयान को भारत के लिए अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली सुर्खी है नेटो से जुड़ी हुई। नेटो बाल्टिक सागर में 10 जहाजों को तैनात करने वाला है। इसका मकसद है पानी के नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना। ये जहाज अप्रैल तक समुद्र में तैनात रहेंगे और एनर्जी और डेटा केबल्स को बाहरी छेड़छाड़ से बचाने के लिए उनके आसपास के इलाकों में गश्त लगाएंगे। दरअसल पिछले साल 25 दिसंबर को फिनलैंड और इस्टोनिया की टेलीकम्युनिकेशन केबल डैमेज हो गई थी। इससे पहले भी समंदर के अंदर कुछ यूरोपीय देशों की टेलीकम्युनिकेशन केबल्स खराब हुई थी। उस समय आरोप
रूस पर लगे थे, इसलिए नेटो अब बाल्टिक सागर में और सजग हो गया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। चलते चलते एक जानकारी और कि आज के लल्लन टॉप शो में बात हुई है दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहाँ के मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो विवाद हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं, सीएजी की जो रिपोर्ट है और उस पर जो अपना बचाव और प्रति आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से आए हैं, इस पर आज के लल्लन टॉप शो में बात की गई है। उसे भी ज़रूर देखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।